आइए नाजरीन, इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं रहीम यार खान में, जहां पर मारूफ सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन चौधरी तनवीर अहमद ढिल्लों की जोजा सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमन विंग मैडम आसिया कंवल अपने कमसिन बच्चों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं रहीम यार खान में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सिटी प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिया कमल बात कर रही हूँ और तनवीर ढिल्लों साहब की मिसिस बात कर रही हूँ आप लोगों से। और जो कि तनवीर ढिल्लों साहब इस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, हॉस्पिटलाइज से रात ही मैं घर लेके आई हूँ उनको। तो जो भी उनके साथ वो मामला हुए उनके बारे में आज मैं तफसील से ही बात करना चाहूँगी। हर जो सवाल है उसका जवाब मैं बड़ी तफसील से बड़े अच्छे तरीके से दूँगी। कि मेरे हस्बैंड तनवीर साहब के जो कि दोस्त थे बहुत करीबी, ख्याम काज़म वड़ाइक साहब, तनवीर साहब की जो जिगर की बीमारी से मुब्तला थे। तनवीर साहब उनकी बीमारी जो जिगर की थी वो 1 साल पहले डायग्नोज हुई थी, उससे पहले उनको नहीं पता था। 1 साल पहले उनकी बीमारी डायग्नोज हुई। वो काफ़ी इस हवाले से परेशान भी थे। हम उनको सक्खर भी लेके गए, मैं खुद उनको गाड़ी ड्राइव करके मैं खुद अपने हस्बैंड को इस्लामाबाद लेके गई, वहाँ से भी हमने ट्रीटमेंट करवाया और उनका ट्रीटमेंट इस्लामाबाद से जो था होना था मतलब के स्टेप वाइज। तो फर्स्ट उनका उधर से हो गया, सेकंड होना था, फिर वो दोबारा गए। इस हवाले से कि हमारे जो घरेलू मामला थे उसी दौरान उसके बाद ख्याम साहब से इनकी दोस्ती जो है ज़्यादा करीब हो गए। ख्याम साहब इनके ज़्यादा जब करीब हुए तो तनवीर साहब का ज़्यादा इनकी तरफ आना जाना हुआ, तो हमारे घरेलू मामलात में ख्याम साहब इंटरफेयर करना शुरू हुए। जब इंटरफेयर शुरू हुआ तो हमने, जाहिरी बात है कि कोई भी, हमारी शादी को 27 साल हो गए हैं, तनवीर साहब की और मेरी शादी को 27 साल हो गए हैं। तो उन 27 सालों में हमारी अलहदगी नहीं हुई। हमारे यहाँ एक आइडियल लाइफ हम गुजार रहे थे। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो हमारी पार्टी के अंदर भी तनवीर साहब ने हमेशा मुझे आगे करना चाहा कि आप मतलब कि इतना हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, इतने हम खुश थे। जब से ये ख्याम राय साहब हमारे दरमियान आए, इन्होंने नाचाकियाँ हमारे दरमियान पैदा करवाई, तनवीर साहब को गलत फहमियों में मुब्तला किया, हमारे घर में इंटरफेयर किया जो कि मुझे पसंद नहीं था। यही वजह बनी कि ख्याम साहब ने तमाम दोस्तों से भी दूर किया, तमाम दोस्तों से उनको दूर कर दिया गया। जो कि ख्याम काज़म वड़ाइक साहब हमारे पर्सनल मैटर या पर्सनल जो चीज़ें हैं अगर उन्होंने सेव रखी हुई हैं तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में पहले ही 2 नंबरी थी, तो उन्होंने सेव करके रखी हुई है ना। कोई भी बंदा आम तो ये काम नहीं करेगा, किसी का पर्सनल मैटर को इतना सेव नहीं करेगा। तो उस तनवीर साहब की बीमारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो अपने माइंड में ड्रामा बनाया हुआ था, जो अपने माइंड में उन्होंने मकान का या प्रॉपर्टी का जो भी सिलसिला था, उन्होंने एक प्लान किया हुआ था। उस प्लान के हिसाब से वो आगे से आगे चलते रहे। उसके बाद ख्याम भाई साहब ने कहा कि तनवीर साहब के ऊपर इन्होंने गाड़ी की FIR कटवाई, झूठ। मेरी नंबर प्लेटें जो कि हमारे इस घर की रजिस्ट्री, हमारे फार्म हाउस की रजिस्ट्री, तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ख्याम भाई के घर पड़े हुए इस टाइम भी। इस हवाले से मैंने कंप्लेंट की कि मेरी गाड़ी मैंने सेल की थी, मेरी गाड़ी की नंबर प्लेटें नहीं मिल रही थी। उस पे मैंने जो है, ज़ाहिरी बात है जहाँ बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे वहीं पे मेरे वो भी नंबर प्लेट्स होंगे। वो नंबर प्लेट्स की थी रिपोर्ट और इन्होंने गाड़ी चोरी। इस तरह इन्होंने गलत फहमियाँ और हमारी बदनामी का सबब ये बनते आए हमारे घर की बर्बादी की वजह ही ख्याम काज़म वड़ाइक साहब हैं, जो कि मैं आपको बार बार वाज़ेह तौर पे हर चीज़ सबूत के साथ बात कर रही हूँ। दूसरी बात, उसी दौरान इन्होंने कोई तनवीर साहब से
मकान का सौदा किया है, या वो अब्दुल सत्तार नामी शख्स को तो ना हमने कभी देखा है ना हम जानते हैं। सौदा किया है, एग्रीमेंट किया है, मैं कहाँ वो एग्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं उन्हीं तमाम भाइयों से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जब मैं आउट ऑफ कंट्री थी, जैसे ही तनवीर साहब की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, तनवीर साहब हॉस्पिटलाइज हुए हैं, मेरे बच्चे लेके गए हैं इसी घर से, आप मोहल्ले से कहीं से भी ये बात पता कर सकते हैं, इसी घर से मेरे ही बच्चे उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो उनका जो हालत थी देखते हुए मैंने ख़याम भाई को तनवीर साहब के नंबर से कॉलें बच्चों से करवाई कि उनसे रब्ता करो, अगर मकान को कोई मामला है, जैसे बाबा ने कहा है कि मैंने सेल कर दिया है मकान ख़याम भाई को, तो आप उसको चेक करो और उन्हें बुलाओ कि अभी तनवीर साहब होशो हवास में हैं, उनसे बात करें और इस मामले को क्लियर करें। फिर मैंने तनवीर साहब के बड़े भाई हैं जो कि मुनीर साहब हैं, इधर नहर किनारे रहते हैं, उनसे कॉलें करवाई हैं ख़याम साहब कि ये मामले को निपटाएं, तो इसको जो भी लेन देन है उसको ख़त्म किया जाए। ख़याम भाई ने कोई पल्ला नहीं पकड़ाया, तनवीर साहब उस दौरान भी हॉस्पिटल में रहे हैं। इखलाकन एक अननोन बंदा जो है वो पता करने चला जाता है, तो जो कि इतना करीबी दोस्त था, जिसको तनवीर साहब ने अपना सब कुछ दे दिया और जिसकी खातर अपना ही घर बर्बाद कर ली, वो इंसान उसका हॉस्पिटल पता तक नहीं करने जा रहा, जबकि उसको बार बार बताया जा रहा है कि तनवीर साहब हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में, जबकि उस इंसान ने अगर सौदा करवाया था वो फेयर था, तो वो तो खुद इस मामले को देखता कि जी ये जो अगर मैंने जिम्मेदारी ली है, तो अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक बहुत बड़ी जिंदगी, लंबी जिंदगी तनवीर साहब को दे, अल्लाह ना करे कोई मामला हो जाता है, तो कल को उनका 11.5 लाख जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं टाइम पे ही इस मामले को क्लोज करवाऊं, ये बनता था उनका हक। अगर उन्होंने ये भी नहीं किया, मेरे बार बार उनको इतला करवाने के बावजूद भी वो सोए रहे, क्यों? उसकी वजह क्या थी कि वो तनवीर साहब की उनको कंडीशन का भी पता था, वो क्यों सोए रहे? उन्होंने क्यों इंतज़ार इस बात का किया कि तनवीर साहब बिल्कुल बोलने चालने के काबिल ना रहें, तो फिर मैं जो है ये कार्रवाई करूँ। उसके बाद असूलन ये तरीका बनता था कि मेरे किसी तनवीर साहब के किसी रिश्तेदार से, जैसे कि तनवीर साहब के भाई साहब उनके साथ राब्ते में थे कि आओ यार बैठो बात करो, उनसे कहते कि यार ये बात है, मुझे तनवीर साहब की बेटी के साथ बिठा दें, जबकि माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी 20 साल की है, बालिग है, शनाख्ती कार्ड, उनके साथ बिठाएं, मैं ये उनको एग्रीमेंट दिखाता हूँ, तनवीर साहब से हम जो है करा के इस मामले को निपटाएं। उसने किसी से बात नहीं की, किसी बंदे से, शहर के किसी बंदे से उसने ये जिक्र ही नहीं किया कि ये मकान मैंने सौदा करवाया है। वो कहते हैं ना कि मैंने नहीं किया, लेकिन उनका ही ये बंदा अब्दुल सत्तार, सिर्फ उन्होंने एज द फॉर्मेलिटी अंदर डाला हुआ मकान उन्होंने लिया। चलो जैसे वो कह रहे हैं हम उसी पे ही रहते हैं, तो उन्होंने बगैर किसी को बताए, बगैर कुछ किए तनवीर साहब दोबारा हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं। मैं आउट ऑफ कंट्री होती हूँ, मेरे बच्चे बेचारे हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है हमारे पिछले किराएदार बैठे हुए थे, वो उठे हैं, 2 दिन हमने ताले लगाए हैं, दूसरा किराएदार हमने बिठाया है, उसके साथ हमारा बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है, हमने चाबी किराएदार को दे दी है, तो बगैर पूछे, बगैर इन्फॉर्म किए, किसी बात के ताले तोड़ लिए जाते हैं, ताले तोड़ के वहाँ रहायश की जाती है, फैमिली बिठाई जाती है, हमें किसी चीज़ का इन्फॉर्म नहीं है। सिर्फ एक एग्रीमेंट पे हम नहीं भागते, एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट पे कब्जा कैसे हो जाता है? अभी बयान नहीं हुआ, बयान की डेट बकाया पैसे। पिछली वीडियो में ख़याम भाई ने ये कहा कि ये बंदा अब्दुल सत्तार मेरा दोस्त है, इसका 11.5 लाख मैंने मेरी जिम्मेदारी पे गया, उस वजह से मैंने इसको कब्जा कराया, कल को ये लोग मुकर। जिस बंदे का 26 लाख बकाया है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तो क्या इस इंसान के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि यार मैं इंतजार कर लूं उस बंदे को कुछ हद तक ठीक होने, 2-4 दिन 10 दिन, फिर भाई मैं तेरा कब्जा भी करवा दूंगा, मैं तेरे बयान भी करवा, तो पैसे
तो उस इतना भी उन्होंने इंतजार, कौन सी ऐसी आंधी तूफान, कौन से ऐसे यहाँ पे कोई मुरब्बे थे, कोई औलाटें थी जो उजड़ जानी थी, जो इतनी इमरजेंसी में ताले तोड़ के उन लोगों को घुसना था। मैं अपने तमाम भाइयों से, तमाम लोगों से यही मैं जो उन्होंने उस चीज़ का उनका मैं जवाब अपने भाई को दे रही हूँ। तो कौन सी ऐसा तूफान था, उन्होंने ताले तोड़े, उसमें ख्याम भाई का अपना ही ड्राइवर और उसकी फैमिली बैठी। अब्दुल सत्तार साहब ने लिया था ना, उसकी फैमिली बैठती। मौके पे अब्दुल सत्तार पहुंचता, अब्दुल सत्तार तो वहां था ही नहीं, ये मेरी बेटी थी उस टाइम वहां पे, अब्दुल सत्तार था ही नहीं वहां। ख्याम वड़ाई साहब वहां हर चीज हैंडल कर रहे थे, पुलिस भी सब। मेरी बेटी के साथ बद इखलाकी की गई, वहां पे बदतमीजी की गई। इसी बंदे ने, ये ख्याम वड़ाई थे, बदतमीजी से बात की बजाय इसके कि अपने दोस्त की बेटी के सर पे हाथ रखता, और उसने वहां बदतमीजी की, भगाने की कोशिश की मेरी बच्ची को। मेरे भतीजा वहां पहुंचा, उसको मरवाया गया वहां। ये इखलाकियत है। कब्जा ग्रुप साबित किया है ख्याम ने खुद। मैंने सिर्फ उसको बयान किया है, मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। मेरे बच्चों का हक, मेरा नहीं, मेरे बच्चों का हक है। देखें, मेरे ये बच्चे अगर वहां पे खड़े थे तो अपने वारिस की, अपने वालिद की विरासत पे खड़े थे, अपने हक पे खड़े थे। कोई किसी के बाप के हक पे नहीं खड़े थे, अपने बाप की विरासत पे खड़े थे। पर्सनल मैटर जो भी होते हैं फैमिलियों के आपस में होते हैं, उसको कब्जा ग्रुप को छुपाने के लिए उन्होंने हमारे पर्सनल मैटर कैसे कैसे उछाले कि वो बात छुप जाए, हमें डराने के लिए या नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया के सामने जो भी हो, इंसान अपनी औलाद का हक नहीं मरने देता, जो मर्जी हो जाए। ये तो एक मकान है ना, अभी उन्होंने पिछली वीडियो में कहा कि एक खंडर है, मेरी 1 कनाल की कोठी है, तो उस खंडर के लिए आप इतना लड़ क्यों रहे हैं? फिर क्यों आप इतना वो कर रहे हैं कि जी ये हो गया? मैंने तो सिर्फ और सिर्फ, मैंने किसी वीडियो मेरी पिछली में आप देखें, मैंने ख्याम भाई को बुरा भला कहा हो, मैंने बदअखलाकी की हो, बदजुबानी की, उन्होंने सब कुछ किया है। मेरा मौक़िफ़ यही है, कब पैसे का लेन देन तय होना है, हो जाएगा। मेरी गुजारिश है अपने भाइयों से भी, अपने शहर के जो तमाम MP MNAs हैं, सब से, अपने अदारों से, वहाँ पे मैंने पुलिस बुलाई, मौके पे पुलिस आई है, पुलिस आई है जब, तो उनको चुप करवा दिया गया। थाना बी डिवीजन मेरी 2 दरखास्त जा चुकी हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसके बाद तनवीर साहब से पूछा गया है, हमने जैसे भी उनसे वो बात उन्होंने हमें बताई, उन्होंने कहा कि मैंने वो 11.5 लाख ख्याम के पास इमानतन रखाए हुए हैं कि मैं जैसे जैसे अपनी बीमारी पे लगाऊंगा मैं आपसे ले लिया करूँ। वो भी ये बंदा कह रहा है कि मेरे पास नहीं है। अब वो 11.5 लाख भी उन्होंने दबा लिए, ऊपर से वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें 11.5 दे दें और मकान हम छोड़ देते हैं। अब इससे अच्छा बिजनेस और कौन सा होगा कि 22 लाख रुपया तो उसको घर बैठे बैठाए मिल गया। और आज मैंने ये बात भी सुनी है, किसी बंदे ने मुझे ये बात। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अजमल खोखर, खबर आज न्यूज़, रहीम यार खान।